हाँ जी, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, जो हमने अभी बात की थी कि जो फ्लैशबैक है दैट इज द फ्लैशबैक ऑफ मैकेनिक्स में इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, तभी आगे जाके आप इसको स्टडी कर पाओगे। तो यहाँ पे हम एक बात कर रहे थे डिफ्रेंशिएशन की। सपोज करो कोई भी मेरे पास इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट पैरामीटर आता है तो उसके बेस के ऊपर हमारे पास जो डिफरेंशिएशन की इक्वेशन बनती है, फॉर एग्जांपल इन अ सिंपल वे वी विल राइट एनी डिफरेंशिएशन दैट इज dy by dx, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x। क्लियर? तो यहाँ पे हम इसमें क्या चेक कर रहे हैं, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू x पैरामीटर। जब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ रेट ऑफ चेंज, तो इस रेट का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट का मतलब क्या होता है कि चेंज हो रहा है पर कितने टाइम में किस हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं। अगर सपोज करो हम एक पॉइंट लेके चलते हैं, एक करंट सिचुएशन मान लेते हैं, लेट अस सपोज ऑफ कोरोना पैंडेमिक। कोरोना में आप सबको पता है इंडिया में पहले केसेस कम थे पर अब केसेस क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। दैट मीन रेट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। इज इट क्लियर? चेंज पहले भी था, चेंज अब भी है, पर कितना चेंज इंक्रीज हुआ, किस पैरामीटर पे, विद इन टाइम। हम इस चीज को कहेंगे कि विद इन टाइम हमारे पास क्या हुआ, पैरामीटर कोरोना का चेंज हुआ है, यह इंक्रीज हुआ है। तो इस तरीके से अगर सपोज करो मैं आपको सिंपल सा पॉइंट कोई दे दूं, कोई एक भी डिफरेंशियल इक्वेशन कह दूं, लेट अस सपोज एनी काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन से मैं निकालना चाहता हूँ कि मेरे पास कोरोना के पैरामीटर्स कौन कौन से हैं और वो किस हिसाब से चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट लेके चलेंगे कि एक डिपेंडेंट पैरामीटर क्या है। तो यहाँ पे जो हमारे पास केस अवेलेबल आ रहे हैं वो किस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ रहेगा। तो जैसे हम एक सिंपल सा फंक्शन फॉर्म लेके चलते हैं, लेट अस सपोज y इज द फंक्शन ऑफ x। आप सबने ये चीज पढ़ी हुई है। When I am talking about the function, function का मीनिंग क्या है? What is the meaning of function? Function meaning dependency। क्या पैरामीटर किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा y is the function of x, that means y dependent upon x। तो y क्या बन गए, डिपेंडेंट पैरामीटर, एंड x is the independent पैरामीटर। क्लियर? तो इसी पॉइंट से जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स होते हैं दोनों को स्टडी करके हम क्या बना सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ते हो, मैथ्स में पढ़ते हो, तो उसका बेसिकली फिजिकल कंसेप्ट, फिजिकल मीनिंग उसका क्या है कि बाय व्हाट पैरामीटर उसमें कितना चेंज आया और फ्यूचर में कितना चेंज आ सकता है। इस चीज को हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल ली थी कोरोना के पॉइंट के ऊपर, तो कोरोना मेरे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेस्टिंग के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर, आपका कोई सपोज करो कि सोशल डिस्टेंसिंग। क्लियर? देन यू कैन से कि कितनी आपके पास फॉरेन में कोई ट्रिप है, कोई ट्रैवलिंग, वहाँ पे ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, तो उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि कोरोना केसेस, नॉट कोरोना cases diagnosed in India is dependent upon the first point, and very important point is that is of testing. Clear? Then you can say traveling history, you can say social distancing, you can say immunity, कितने रिकवर हुए कितने नहीं हुए। क्लियर? तो इस सारा का सारा आपके पास क्या बन गया, एक डिपेंड बन गया, डिपेंडेंसी बन गई, और वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज द इंडिपेंडेंट पैरामीटर। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो कोरोना के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, वो क्या इंडिपेंडेंट फैक्टर है। पर जो कोरोना है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज ऑन द सोशल डिस्टेंसिंग, वियरिंग मास्क के ऊपर, क्लियर, सैनिटाइज अपने आप को करना। तो इस तरीके से हमने क्या है, फिजिकल एक कंसेप्ट दिया मैंने कि डिपेंडेंसी पैरामीटर और इंडिपेंडेंसी पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस होता है, और जब हम इसको मैथमेटिक्स में लिखते हैं, कोई इक्वेशन बनाते हैं, उसको यूज करते हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो इसी तरीके से जो मैथमेटिकल कंसेप्ट आते हैं, अगर आप उनका एक फिजिकल कंसेप्ट लेके चलोगे तो आपको इजी होगा उस चीज को समझने के लिए, उस चीज को नोट करने के लिए। पर अगर आप सपोज करो उसमें जस्ट क्रैक कर रहे हो, आप रट्टा लगा रहे हो, तो उसमें उसका कोई यूज नहीं होगा।
इज इट क्लियर? तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने जैसे लिखा था डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आज इसको मे बी आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द बेसिकली द मीनिंग ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरीके से आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा, एक और कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि हम डिफरेंशिएशन करते कब है और क्यों करते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना। कि हम कह देते कि लेट अस सपोज अ पैरामीटर y एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर डिफरेंशिएशन करते क्यों है? डिफरेंशिएशन हमेशा एक स्मॉल चेंज निकालने के लिए होता है। ओके, अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली y का, y इज डिपेंडेंट अपॉन x पैरामीटर। अगर मैं लिखूं dy बाई dx, दैट मीन यहाँ पे इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी कि y पैरामीटर में कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू x। पर अगर इसी पॉइंट के ऊपर मैं लिख देता हूँ dy बाई dt, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? आई अंडरस्टूड इट इज 0, वाई 0, बिकॉज y डिपेंड्स अपॉन टाइम, सॉरी y डिपेंड्स अपॉन x। यहाँ से इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ कि y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किस पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है? x पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ पे देखो तो मैं क्या कहूँगा कि y डिपेंडेंट अपॉन टाइम नहीं है ही नहीं, टाइम का फैक्टर ही नहीं है y की डिपेंडेंसी में, तो ऑटोमेटिकली उसमें रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना होगा? दैट इज ऑफ 0। इसी चीज को समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको कह दूं कोरोना का फैक्टर हमें चेक करना है, डिपेंडेंसी चेक करनी है, लेट अस सपोज ऑन स्लीपिंग टाइम। क्लियर? कि कितने टाइम पे आप स्लीप कर रहे हो, आप सो रहे हो आराम से, क्या उसके ऊपर कोरोना डिपेंड करता है? नहीं करता। तो इसीलिए स्लीपिंग का कोई फैक्टर ही नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो आपके पास वो फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हो गया, बट इस डेरिवेटिव की आपके पास कोई ना कोई वैल्यू होगी। और आपको सिंपल से एक चीज बताइए कि डिफरेंशिएशन हमेशा लार्ज चेंज से स्मॉल स्केल पे, स्मॉल चेंज पे निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। और दूसरा पैरामीटर क्या है कि किसी भी पैरामीटर में किसी दूसरे पैरामीटर के करके कितना चेंज आया उसको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। इसी के ऊपर देयर आर सो मेनी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, यू ऑल नो अबाउट दैट। दूसरा पॉइंट आपके पास आता है दैट इज ऑफ इंटेग्रेशन। इंटेग्रेशन इज टोटली ऑपोजिट टू द डिफरेंशिएशन। ओके, इंटेग्रेशन में क्या होता है? स्मॉल स्केल से आप कहोगे कि लार्ज चेंज निकालना है। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ? दैट मीन डिफरेंशिएशन बड़े से स्मॉल चेंज, ओके, बड़े से छोटे पे आ रहे हो आप, और इंटेग्रेशन में आप क्या जा रहे हो? छोटे से बड़े पे जा रहे हो। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? इंटेग्रेशन। इन सिंपल वे यू कैन से इंटेग्रेशन इज बेसिकली द सम एंड डिफरेंशिएशन इज बेसिकली द सब्ट्रैक्ट। क्लियर? तो सब्ट्रैक्ट कहाँ पे करते हैं? बेसिकली सब्ट्रैक्ट कहाँ पे आया? डिफरेंशिएशन में, और सम कहाँ पे आया? इंटेग्रेशन में। फिर यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, है ना। फिर आप कहोगे जो 2 + 3 5 हो गया, 2 - 3 -1 हो गया। फिर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट और डिफरेंशिएशन तो पढ़ा, वो सब्ट्रैक्ट और एडिशन छोटी क्लास से करते आए हैं, पर तब तो हमने इसको डिफरेंशिएशन या इंटेग्रेशन नहीं कहा। डिफरेंशिएशन इंटेग्रेशन तो अब का है ना। क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, तो इसका क्या आंसर है? डिफरेंशिएशन एंड इंटेग्रेशन बोथ आर द कंटिन्यूअस फंक्शन, मीनिंग ये दोनों के दोनों कब एप्लीकेबल होंगे? कंटिन्यूअस फंक्शंस में एप्लीकेबल है। कंटिन्यूअस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सब्ट्रैक्शन करना है तो हम क्या यूज करेंगे? डिफरेंशिएशन। और कंटिन्यूअस फंक्शंस में आपको सम करना है तो हम क्या यूज करेंगे? इंटेग्रेशन यूज करेंगे। पर जब हमारे पास डिसकंटिन्यूटी आ गई तो वहां पे हम क्या करते हैं? सीधा समेशन, सिग्मा या एडिशन या माइनस। जैसे 1 + 2, 2 + 3, do you know 1 2 3 this counting is basically the discontinuous. Okay, this is not a continuous. Continuous के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो स्मॉल चेंज है दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, अप्रोचेस टू 0। तो उस पॉइंट पे हमारे पास राइमन इंटेग्रेशन है डिफरेंट वे, वो आप आगे पढ़ोगे मैथ में, तो उस पॉइंट पे जाते हैं। तो आज के बाद में आपको याद होना चाहिए कि जो कंटिन्यूअस फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन है वो आपके पास किस टूल की हेल्प से सॉल्व आउट किया जाता है? विद डिफरेंशिएशन। और कंटिन्यूअस फंक्शंस का जो समेशन है, सम है, उसको हम किस टूल से हेल्प यूज करते हैं? मैथमेटिकल टूल, दैट इज नोन एज द इंटेग्रेशन। And differentiation and integration itself both
are applicable only and only in continuous functions. They cannot be held or applicable in the discontinuous functions. इसी के बाद हम आगे बात करेंगे स्मॉल पॉइंट के ऊपर. लेट अस सपोज ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री. आप सबने यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ी है और इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी मैकेनिक्स को टीच करने के लिए. क्लियर? अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री यू ऑल नो अबाउट दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, पर ये कब एप्लीकेबल है? जब हमारे पास डिस्टेंस क्या है? स्मॉल स्केल पे है, स्मॉल डिस्टेंस. अगर सपोज करो मेरे पास लाइट ईयर्स की फॉर्म में डिस्टेंस आ जाए, फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट 1 light year is equal to 9.45 into 10 raised to power 15 seconds. ओके, यहाँ पे पार्ट चलता है. अगर सपोज करो इतना लार्ज ह्यूज डिस्टेंस है तो फिर क्या करोगे? क्या यूक्लिडियन ज्योमेट्री वहां पे एप्लीकेबल है? नहीं है. ठीक है, जो हमारा स्पेस है, ठीक है, स्पेस में मोस्टली इसको यूज करते हैं. In case of space, or you can say universe, Euclidean geometry is not always applicable. केवल तब एप्लीकेबल होगी जब डिस्टेंस हमारे पास क्या है? स्मॉल है, कम है, मीनिंग कैलकुलेटेबल डिस्टेंस है. पर जब अगर हम लेके चले इनफाइनाइट डिस्टेंस तो वहां पे आपके पास सम ऑफ angles of a triangle is not equal to 180 degree. It is greater than 180 degree. Equals to 180 degree के लिए लेके आने के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस की वैल्यू है, जो आपका डिस्टेंस मेजरमेंट है, वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. तभी आपके पास ये क्या होंगे? एप्लीकेबल होंगे. अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है. यूक्लिडियन ज्योमेट्री को स्टडी जरूर करना है आपको. इसको दोबारा से आपको एक बार रिवाइज करना है क्योंकि इसी के ऊपर हमारे पास स्पेस की स्टडी चलती है. जितना भी स्पेस, मतलब कि हम आगे कमिंग चैप्टर्स में या कमिंग टॉपिक्स में इसको स्टडी करेंगे तो उसके लिए आपको हमेशा क्या करना है? यूक्लिडियन ज्योमेट्री को स्टडी करना है. मैं भी कराऊंगा पर आपको अपने आप से भी करना है. क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आप मैथ्स में पढ़ चुके हैं. ओके, एंड वन ऑफ द मेन फंडामेंटल पॉइंट ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज दैट the sum of 3 angles of a triangle is equal to 180 degree. Clear point? After that, there is again the concept of vectors. In vector notation, let us suppose a vector say A, तो हम उसके ऊपर एक हैट डालते हैं, that is A vector. अब A वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है. इसके डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वो आपको आना चाहिए. ठीक है, जब भी हम प्लेन की बात करते हैं, प्लेन मीनिंग वर्ड, ठीक है, जो भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ या जो भी वर्ड आप पढ़ रहे हो तो हमेशा उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाओ कि ये चीज क्या है. अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया प्लेन. प्लेन इज बेसिकली अ 2D ज्योमेट्रिक स्पेस बिटवीन 2 डायमेंशन. उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन बोलेंगे. एक आपके पास नोटबुक का पेज है, थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल बट देयर इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ, आप उसको बोलते हो लेमिना. क्लियर? तो आपके पास वहां पे क्या आ गया? प्लेन आ गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने डायमेंशंस की बात हो रही है? 2 डायमेंशंस की बात हो रही है. अगर सपोज करो आपके पास पूरा का पूरा रीजन एक 3 डायमेंशन है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट तीनों है, तो वो आपके पास क्या बन गया? स्पेस बन गया. नाउ इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ द पोजीशन वेक्टर इन प्लेन, कोई भी पॉइंट है और उसको मैंने किसमें प्लेस किया? एक प्लेन में प्लेस किया. ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड देन आई एम टेकिंग द वाई कोऑर्डिनेट एंड देन इन द पॉइंट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल. जब पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेक्टर का यूज करते हैं तो उस वेक्टर को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर. दैट इज सो दिस इज अ पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर which is equal to ax I cap plus ay j cap. तो ऐसे लिखते थे ना कि ax that is वेक्टर हमारे पास क्या है? a, बट इसका कंपोनेंट टुवर्ड्स x एक्सिस में कितना? ax एंड इट्स कंपोनेंट टुवर्ड्स y एक्सिस व्हाट? दैट इज ay I j k. अगर मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ तो आपको पता होगा सारे के सारे क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स होते हैं. देन आई कैन राइट a is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap
And for simplicity or your future knowledge, if I take space, that means x, y and z coordinates, then here is again another parameter that is of a z k cap. तो हमें ये पता है कि हम इस वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, ax I cap plus ay j cap plus az k cap, where I j k are the unit vectors. इनको unit vectors क्यों बोलते हैं? Because the magnitude of all the unit vectors will be equals to 1. 1 stand for unit. Okay? तो ये आपके पास वेक्टर लिखा, पर अगर सपोज करो मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड के लिए सबको पता है कर क्या है, जस्ट एक फ्लैशबैक दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप आगे कर सको इसको इजीली। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट और हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट इज स्क्वायरिंग ऑफ ए एक्स स्क्वायर विद एडिशन प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए ऑफ जेड स्क्वायर। यहाँ से आपके पास क्या निकाल सकते हो, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। पर अगर मुझे ऑपोजिट, इसके बिल्कुल उल्टा जाना है, आई वांट टू कैलकुलेट द डायरेक्शन, तो हमेशा याद रखना है डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं कि वेक्टर्स को डिवाइड कर देते हैं बाय इट्स मैग्नीट्यूड। दैट मीन ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, एंड इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप मोस्टली इसमें गलतियां करते हो, तो ये सारी चीजें आपको एक पूरा का पूरा फ्लैशबैक अपनी रिवीजन करनी है, वेक्टर्स को स्टडी करना है, जो कि आपने ऑलरेडी +1 क्लास में किया हुआ है, ठीक है। इसके बेसिक कंसेप्ट को आपको इसको स्टडी करना है। ओके, थैंक यू, आगे मिलते हैं।